Good morning, students. Welcome to my lecture number 30. In the last class, we have already discussed about plastic theory. अब आप आगे की बात करेंगे हम कि प्लास्टिक थ्योरी में और क्या-क्या कंसेप्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो इवेल्युएशन ऑफ फुल्ली प्लास्टिक मूवमेंट की बात करूंगा मैं। फुल्ली प्लास्टिक मूवमेंट की बात करूंगा। प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता था? जब आपका फुल्ली सेक्शन जो है सारे फाइबर्स में स्ट्रेसेस कितने हो जाएं, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जाएं। जब मैंने स्टेजेस ऑफ बेंडिंग की बात करी थी तो उसमें बात करी थी कि जब मेरा यील्ड स्ट्रेस हर फाइबर में स्ट्रेस कितना आ जाए, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलता हूँ मैं? प्लास्टिक कंडीशन बोलता हूँ। और वहां पर अगर मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूँ तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगा? प्लास्टिक मूवमेंट। तो ये आपका कोई बीम था, एक जनरलाइज फिगर ले लिया मैंने एक, जिसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी मिनिमम, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? सिमेट्रिकल है। और इसकी ये क्या है? आपकी इक्वल एरिया एक्सिस। ये एक्सिस क्या है? इक्वल एरिया एक्सिस। ये वाले एरिया को मैंने A1 नाम दे दिया और ये वाले एरिया को मैंने A2 नाम दे दिया। मतलब इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो A1 है एंड इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे एरिया जो है वो A2 है। ये इसकी CG है। A1 एरिया की CG G1 है और A2 एरिया की CG G2 है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्वल एरिया एक्सिस तक का डिस्टेंस y1 होगा। अगेन इक्वल एरिया एक्सिस से CG तक की डिस्टेंस कितनी होगी? y2 होगी। ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा, जहाँ पर ये स्ट्रेस कितनी होगी? सिग्मा वाई, और ये वाली स्ट्रेस भी कितनी होगी? सिग्मा वाई। ये अब ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, इस स्ट्रेस डायग्राम की वजह से जो फोर्स आने वाला है उसके, ये जो फोर्स आएगा ये क्या कहलाएगा? सिग्मा वाई A1, मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा वाई इनटू A1 एंड सिग्मा वाई इनटू A2, सिग्मा वाई इनटू A2। तो यहाँ जो फोर्सेज आ रहे हैं इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो सिग्मा वन A1 हो जाएगा। इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे जो फोर्सेज आ रहा है वो सिग्मा वन A2 हो जाएगा। और इक्वल एरिया एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? y2 सॉरी y2। ऐसे ही ये फोर्स की इक्वल एरिया तक की डिस्टेंस कितनी होगी? y1, क्योंकि ये फोर्स का एक्ट करेगा इसकी CG पे, और CG से इक्वल एरिया तक की डिस्टेंस कितनी है? y1। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन दी क्रॉस सेक्शन कितना होगा? सिग्मा वाई इंटू A1। टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ओवर दी क्रॉस सेक्शन कितना होगा? सिग्मा वाई A1। ये लिखा मैंने यहाँ पर। ऐसे टेंसाइल फोर्स कितना होगा? सिग्मा वाई A2, सिग्मा वाई A2। अब आपको पता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल टेंसाइल फोर्स। ये आपका कंप्रेसिव फोर्स है और ये आपका टेंसाइल फोर्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। तो दोनों इक्वेट कर दिए मैंने। इट मीन्स क्या हुआ? सिग्मा बाय से सिग्मा बाय कैंसिल हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? A2। अब आपको पता है कि A1 प्लस A2 कितना होगा? A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू A। तो A1 और A2 तो बराबर है, तो मैं 2A1 लिख देता हूँ इसको, या 2A2 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब A1 A2 कितना आ जाएगा मेरा? A/2। A1 A2 कितना आ जाएगा? A/2। मतलब एरिया का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका? A1, और वही क्या होगा आपका? A2। ये चीज आप आगे भी यूज करेंगे कि A1 A2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, हाफ ऑफ टोटल एरिया। अब hence the neutral axis divide the section into two equal part and it passes through equal area axis। ठीक है, जब ये इक्वल एरिया एक्सिस हो गई, ये जो A1 है और ये जो A2 है इक्वल एरिया है, तभी ये डिवाइड करेगी। तभी ये जो इक्वल एरिया एक्सिस है या फिर ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है प्लास्टिक सेक्शन की, वही क्या कहला रही है? इक्वल एरिया एक्सिस, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या है? इक्वल है। टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल। क्या होने वाला है? क्या ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक कपल फॉर्म कर देंगे। इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है
तो ये एक कपल फॉर्म करेंगे और इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दिस विल बी इक्वल टू एम पी, एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट के इक्वल होगा, जो कि कितना है एम पी के इक्वल। तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई इंटू ए बाय टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, या ये बोलो सिग्मा वाई इंटू ए वन, ये तो आपका फोर्स है, मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना आपका सिग्मा वाई इंटू ए वन, और सिग्मा वाई इंटू दोनों इक्वल ही है, तो कुछ भी ले लूँ, तो मैंने ले लिया सिग्मा वाई इंटू ए वन, तो सिग्मा वाई इंटू ए वन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ये क्या है आपका लिवर आर्म। दो फोर्स जो है आपकी कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज इज कॉल्ड एज लिवर आर्म, इनकी डिस्टेंस क्या कहलाती है लिवर आर्म। तो ये लिवर आर्म जो है आपकी वो कितनी है वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू, इट मीन्स कि आपको मोमेंट कितना होगा सिग्मा वाई ए वन इंटू वाई वन प्लस वाई टू, और ए वन कितना ए बाई टू, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा वाई इंटू ए बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ये आपकी वैल्यू आ गई एम पी की। अब इस a बाय टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू को ये लिख दिया मैंने जेड पी, ए बाय टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू को क्या लिख दिया मैंने जेड पी। जेड पी इज दी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जेड पी क्या है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, where जेड पी इज इक्वल टू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और जेड पी की वैल्यू कितनी है आपकी a बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू। तो जो आपकी एम पी का एक्सप्रेशन आ गया वो कितना आ गया सिग्मा बाय इंटू जेड पी, एम पी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी सिग्मा वाई इंटू जेड पी, मतलब यील्ड स्ट्रेस इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट। ये इवेल्युएशन ऑफ प्लास्टिक मोमेंट हो गया आपका। ZP is the first moment of area about neutral axis and is known as plastic section modulus। ZP क्या कहलाता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ये क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, ये मोमेंट ही तो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ये एरिया था उसका मैं ये डिस्टेंस है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस तो क्या हो जाता है मोमेंट ऑफ एरिया। तो ZP इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। The fully plastic moment MP is constant for a particular cross section for a given material। अब MP इज इक्वल टू सिग्मा बाय जेड पी है, तो सिग्मा बाय एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम रहेगी, मेरी माइल्ड स्टील है तो कौन सा भी माइल्ड स्टील यूज कर लूँ मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन का या किसी भी लेंथ का, सिग्मा बाय तो वही रहेगी। जेड पी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जेड पी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वही बात इसने यहाँ कर रही है कि एमपी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन मटेरियल। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए किसी गिवन मटेरियल के लिए एमपी क्या होगा कांस्टेंट होगा। मतलब अगर स्टील रेक्टेंगुलर स्टील बार ले रहा हूँ मैं, तो कौन सी भी रेक्टेंगुलर किसी भी डायमेंशन की रेक्टेंगुलर स्टील बार ले लूँ मैं, तो एमपी उसका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर सर्कुलर रहेगा सर्कुलर राउंड लूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अब बात आती है शेप फैक्टर की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है 4 मार्क्स 5 मार्क्स की थ्योरी में। शेप फैक्टर क्या होता है, तो शेप फैक्टर क्या होगा द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड द यील्ड मोमेंट इज कॉल्ड शेप फैक्टर। द शेप फैक्टर इज डिनोटेड बाय एस, इट मींस द रेशियो ऑफ mp टू द यील्ड मोमेंट क्या होगा m बाय, शेप फैक्टर क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू s से डिनोट कर रहा हूँ शेप फैक्टर को, s क्या हो जाएगा mp अपॉन m बाय, प्लास्टिक मोमेंट तो यही है आपका mp, और यील्ड मोमेंट क्या है आपका m बाय, यील्ड मोमेंट क्या है आपका m बाय, तो s कितना हो जाएगा आपका mp अपॉन m बाय, और mp कितना होता है सिग्मा बाय इंटू जेड पी, mp कितना होगा सिग्मा बाय इंटू जेड पी। सिमिलरली यील्ड मोमेंट कितना होगा सिग्मा बाय इंटू जेड, जेड क्या है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जेड क्या है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जिसको आई बाय वाई भी बोलता था मैं, सो में कैलकुलेट करता था सेक्शन मॉडुलस आता था, तो सेक्शन मॉडुलस ये जेड क्या है सेक्शन मॉडुलस, उसका फॉर्मूला होता था आई बाय वाई। तो एम बाय क्या हो जाएगा सिग्मा बाय इंटू जेड, तो सिग्मा बाय से सिग्मा बाय कैंसिल कर दूंगा तो एस क्या हो जाएगा जेड पी बाय जेड, एस क्या हो जाएगा आपका जेड पी बाय जेड। मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू दी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज नोन एज shape factor। The ratio of plastic section modulus
टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज नोन एज शेप फैक्टर, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। अब shape factor is a property of a section and it depends only on the shape of the cross section। क्योंकि z भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही z किसके ऊपर डिपेंड करेगा, z भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, i बाय y होता है। तो इसलिए जो शेप फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, होलो सर्कुलर है या ट्रायंगल शेप है, तो इन सब क्रॉस सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शंस चेंज होंगे वैसे वैसे शेप फैक्टर चेंज होगा। तो अब अपन वही बात करेंगे कि डिफरेंट शेप्स के लिए शेप फैक्टर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर रेक्टेंगल है तो उसका शेप फैक्टर कैसा होगा, या फिर अगर सर्कुलर है तो उसका शेप फैक्टर कैसा होगा, या फिर अगर ट्राइंगल है आपका तो ट्राइंगल का शेप फैक्टर कैसा होगा। तो डिफरेंट शेप्स के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, क्या शेप फैक्टर आपका कैसा है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेक्टेंगुलर सेक्शन की। तो ये मेरा एक सेक्शन था, ये मेरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था जिसकी विड्थ थी b और डेप्थ थी d। विड्थ है आपकी b एंड डेप्थ है स्मॉल d। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई और ये क्या हो जाएगा आपका d/2 क्योंकि ये टोटल d है। तो यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस d/2 और एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस यहाँ के एक एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस d/2। अब इसकी CG का लाई करेगी इसके सेंटर में। इट मीन्स ये y1 ये CG हो गई और ये CG हो गई, ये y1 हो गया और से ये y2 हो जाएगा। इसकी ये CG है इसकी, दिस इज ऑल्सो इट CG। किसकी CG है, इस एरिया की ये CG है और इस एरिया की ये CG है। तो ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आई बाय वाई, z इज इक्वल टू आई बाय वाई। आई कितना होगा आपका BD³/12, आई इज इक्वल टू BD³/12। वाई कितना होगा आपका d/2, वाई कितना आपका, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस, तो वाई कितना आ जाएगा d/2। तो z की वैल्यू जो आ रही है सॉल्व करने के बाद BD²/6 आ रही है, z इज इक्वल टू BD²/6। अब मैं ZP कैलकुलेट करूंगा। तो ZP का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 इंटू y1 प्लस y2। तो a तो क्या होगा क्रॉस सेक्शन का BD, विड्थ इंटू डेप्थ। y1 क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस से इसकी CG तक की डिस्टेंस। क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की CG का लाई करती है हाफ पे, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस मतलब d/2 के हाफ पे, d/2 के हाफ के सॉरी d/2 के हाफ पर लाई करेगी। तो d/2 का हाफ कितना होगा d/4 के, टोटल डिस्टेंस d/2 है तो y1 कितना होगा हाफ ऑफ d/2। तो y1 भी हाफ ऑफ d/2 और y2 भी कितना हाफ ऑफ d/2। तो यहाँ पुट कर देता हूँ ZP क्या हो जाएगा BD/2, y1 हो जाएगा d/4 और y2 भी कितना हो जाएगा d/4। तो ZP आपका जब मैंने सॉल्व करा तो कितना मिल गया मेरे BD²/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मैंने। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ZP विल बी इक्वल टू BD²/4। नाउ S इज इक्वल टू क्या ZP/Z। S क्या है मेरे पास ZP/Z, तो ZP की वैल्यू BD²/4 और Z की वैल्यू BD²/6 यहाँ पुट करी तो S विल बी इक्वल टू 1.5। S कितना मिल जाएगा आपको 1.5। इट मीन्स क्या जो रेक्टेंगल है, इट मीन्स जो मेरा रेक्टेंगल है उसका शेप फैक्टर कितना होगा 1.5। तो किसी भी डायमेंशन का अगर मैं रेक्टेंगल ले लूंगा तो शेप फैक्टर विल बी इक्वल टू 1.5। अब मैं बात करूंगा सर्कुलर सेक्शन की। किसकी बात करूंगा, सर्कुलर सेक्शन की। तो ये मेरा एक सर्कुलर सेक्शन था, इसका शेप फैक्टर मेरे को कैलकुलेट करना है। ये मेरी इसका डायमीटर d था और ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही थी। इसका डायमीटर d था और इसकी न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही थी। ये इसकी CG है, CG ऑफ दिस एरिया। ये जो सेमी सर्कल है इसकी जो CG है यहाँ लाई कर रही है और जो ये सेमी सर्कल है इसकी जो CG है यहाँ लाई कर रही है। तो इसको मैंने y1 और y2 नाम दे दिया, y1 और y2। तो y1 जो होगा वो कितना होगा और y2 कितना होगा। y1 मतलब सेमी सर्कल की CG, y1 मतलब क्या
सी जी ऑफ सेमी सर्कल, ये डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ सेमी सर्कल एंड दिस न्यूट्रल एक्सिस। तो बेस से सेमी सर्कल के बेस से सी जी तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये मैं ये बोल दूँ 2d/3 पाई, 2d/3 पाई, अगर डी के टर्म्स में बात करूँ तो। ठीक है, तो अभी z इक्वल टू कितना होगा आपके पास? I/y। तो z कितना हो जाएगा? पाई/64 d⁴ और y कितना होगा आपका? d/2। y कितना होता है आपका? y कितना होगा भाई? इस न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस, तो y कितना होगा? d/2। तो z तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, πd³ 32 आ गया, πd³ 32 आ गया। अब zp कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? a/2 इंटू y1 प्लस y2। तो a का फॉर्मूला तो क्या होगा? π/4 d² π/4 d², यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। y1 की वैल्यू मैंने अभी बात करी थी कि ये जो बेस है, इस बेस से इसकी सीजी तक की डिस्टेंस जो होती है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तक की डिस्टेंस, सेमी सर्कल के लिए जो सीजी होता है वो कितना होता है? 4r/3 पाई, या फिर डी के टर्म से बात करूँ तो 2d/3 पाई। तो y1 कितना हो जाएगा आपका? 2d/3 पाई, और y2 भी कितना हो जाएगा? वो भी सेमी सर्कल है, 2d/3 पाई। तो एरिया पुट कर दिया मैंने π/4 d², तो डिवाइड में 2 था तो ये 8 हो गया, और y1 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2d/3 पाई। y1 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2d/3 पाई। अब मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, तो d³ 6 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो zp की आ गई वैल्यू d³/6। अब जो मेरा s है वो क्या था? zp/z, zp/z की वैल्यू पुट कर दी d³/6, z की वैल्यू पुट कर दी πd³/32, πd³/32। तो d³ से d³ s जब मैंने कैलकुलेट करा तो s की वैल्यू आ गई मेरी 1.7, s की वैल्यू आ गई मेरी 1.7। अभी कोई सा भी सर्कुलर सेक्शन हो, किसी भी डायमीटर का सर्कुलर सेक्शन है, उसका शेप फैक्टर कितना होगा? 1.7। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगुलर सेक्शन की। क्या बात करूंगा? ट्राइंगुलर सेक्शन की। तो ये मेरा एक ट्राइंगुलर सेक्शन था, ट्राइंगल था, जिसकी हाइट h थी और विड्थ कितनी थी? p। जिसकी हाइट h थी और विड्थ कितनी थी आपकी? p। ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस थी, ये मेरी क्या थी? न्यूट्रल एक्सिस थी, या फिर मैं इसको इक्वल एरिया एक्सिस भी बोल सकता हूँ प्लास्टिक सेक्शन के लिए। ये मेरी सीजी थी, ये किसकी सीजी है? ये छोटा वाला ट्रायंगल मिल गया एक बार को, एक ये ट्रायंगल मिल गया है, जैसे मैंने न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करी तो एक ट्रायंगल ये मिल गया मेरे को, और एक ट्रेपेजोइडल ये मिल गया। तो इसकी सीजी आपकी G1 और नीचे की सीजी G2, और उसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगा? y1, और ये क्या हो जाएगा? y2। मतलब सीजी से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 और सीजी से यहाँ तक की डिस्टेंस y2। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है, इसको b1 नाम दे दिया, और ये वाली जो हाइट है इसको मैंने h1 नाम दे दिया। दिस इज b1 एंड दिस इज h1। अब I कितना होता है इसके लिए? bh³/36। I कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए? bh³/36। तो z विल बी इक्वल टू I/y, z इज इक्वल टू I/y। डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये y कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस है ना। आपका आई आया bh³/36, और डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कितना आ गया आपका? 2h/3। अगर इलास्टिक में बात करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2h/3। अपर एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2h/3, और बॉटम से देखते हैं तो h/3। तो आई कितना हो जाएगा आपका? bh³/36, z कितना? I/y। तो z आ गया आपका I/y, और i की वैल्यू bh³/36, और y कितना हो जाएगा? 2h/3, क्योंकि जो सीजी होती है ट्राइंगल की वो कहाँ लाई करती है? टॉप से 2h/3 पे। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो यह आ जाएगा आपका bh²/24। z कितना आ रहा है? bh²/24। ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया। अब मैं z किसकी बात करूंगा?
जेड पी की, किसकी बात करूंगा, जेड पी। तो जेड पी क्या होता है, ए बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, एच वन और बी वन की रिलेशनशिप निकाल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच बी। मतलब एच वन और बी वन का रिलेशन निकाल देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एच बी। तो आपका ये ट्राइंगल है, एक तो ये है स्मॉलर ट्राइंगल और एक ये बिगर ट्राइंगल है। एक ये छोटा ट्राइंगल था और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। तो जो एच वन अपॉन बी वन है ना, एल्टीट्यूड अपॉन बेस है, विल बी इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब एच वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ये होगा, या फिर ये लिख दूंगा एच वन अपॉन एच इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी। ये भी लिख सकता हूँ। या फिर ये लिख दूँ एच वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू एच बाय बी। तो मैं लिख रहा हूँ एच वन अपॉन एच इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी। अब यहाँ से मैंने एच वन की या बी वन की वैल्यू निकाल ली। तो बी वन की वैल्यू कितनी होगी, बी एच वन अपॉन एच। बी वन की वैल्यू होगी बी एच वन अपॉन एच। इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया। अब इक्वल फॉर लोकेटिंग द इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वेट द एरिया ऑन आइदर साइड, let the equal area axis let the equal area axis be at a distance h1 from the apex। मतलब ये जो इक्वल एरिया एक्सिस है, इसके ऊपर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इसके नीचे के एरिया के इक्वल। मतलब ए वन इज इक्वल टू ए बाई टू। तो इसका एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल है कि क्या है, ट्राइंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी वन एच वन। वही हाफ बी वन एच वन। ये किसके ऊपर होगा, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर, सॉरी इस वाले ट्रेपेजॉइडल के ऊपर। तो ये जो ट्रेपेजॉइडल है, ये जो आपका ट्रेपेजॉइडल है, इसका एरिया निकालने जाऊंगा तो ज्यादा टफ हो जाएगा वो। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज करता हूँ कि ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी हाफ ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल। ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इसका एरिया का हाफ कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्या, ए टू इज इक्वल टू ए बाई टू। ये कितना होगा, ये ए टू है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना है, बी एच बाई टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसका क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया। ये पूरा ट्राइंगल का एरिया था, उसका हाफ कर दिया मैंने। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मैं बी वन की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। ये जो बी वन की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, बी एच वन अपॉन एच। तो वही करा मैंने। और यहाँ से क्या करूँगा, एच वन की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। कैंसिल आउट करके क्या मिल गया मेरे को, सारा एच वन आ जाएगा आपका एच बाय रूट टू। एच वन क्या आ जाएगा आपका, एच बाय रूट टू। अब जब एच वन की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो एच वन कहाँ पुट करूँगा अब मैं, मेरे पास इक्वेशन थी बी की। बी वन क्या था आपका, बी अपॉन एच इंटू एच वन। तो बी वन की वैल्यू थी आपकी बी अपॉन एच इंटू एच वन। तो एच वन की प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, एच बाय रूट टू। एच वन विल बी इक्वल टू एच बाय रूट टू। तो एच बाय रूट टू पुट कर दिया मैंने। फिर एच से एच कैंसिल हो जाएगा। नाउ बी वन इज इक्वल टू बी बाय रूट टू। नाउ बी वन इज इक्वल टू बी बाय रूट टू। ये वैल्यू आपकी यहाँ तक आ गई। नाउ आप किसकी बात करेंगे, बी वन। किसकी बात करेंगे, बी वन। तो वी वन विल बी इक्वल टू, वी वन क्या होगा, एक ट्राइंगल था, इसकी सीजी कहाँ लाई करेगी, एच वन बाय थ्री पे। कहाँ लाई करेगी, एच वन बाय थ्री पे। तो वाई वन इज इक्वल टू एच वन बाय थ्री। और एच वन कितना है आपके पास, ये लिखा हुआ एच बाय रूट टू। तो एच बाय थ्री रूट टू, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.235 एच। 0.235 एच। नाउ वी विल टॉक अबाउट वी टू। वी टू की बात करूंगा तो वी टू का फॉर्मूला जो होगा, ये क्या है, एक ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल जो है, अब ये इक्वल एरिया एक्सिस है आपकी, क्या है, इक्वल एरिया एक्सिस। तो इक्वल एरिया एक्सिस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, सीजी, सीजी कैलकुलेट करना है मेरे को यहाँ से। तो ये ट्रेपेजॉइडल की सीजी होगी। तो ट्रेपेजॉइडल की सीजी क्या होती है, हाइट बाय थ्री इंटू टू बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए। मतलब ये टोटल हाइट का थ्री, और जिस साइड से, अगर इस साइड से निकाल रहा हूँ तो इस वाले का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। मतलब बी वन प्लस टू बी अपॉन बी वन प्लस बी। तो क्या लिखा मैंने, वाई टू इज इक्वल टू दिस साइड। दिस साइड क्या है, एच माइनस एच वन, एच माइनस एच वन। तो एच माइनस एच वन बाय थ्री, एच माइनस एच वन बाय थ्री, ये आ गई। एच माइनस एच वन ये आ गया, और डिवाइड बाय थ्री कर दिया मैंने। तो एच माइनस एच वन बाय थ्री इंटू
B1 प्लस ट्वाइस ऑफ बी अपॉन B1 प्लस बी। ये फॉर्मूला आपका किसका, ट्रेपीजॉइडल की सीजी का। अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करता तो ये इसका ट्वाइस आ जाता। अभी मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसका ट्वाइस आएगा। तो y2 इज इक्वल टू एच माइनस एच वन अपॉन थ्री इंटू बी वन प्लस टू बी अपॉन बी वन प्लस बी। ये y1 आ गया और y2 आ गया। नाउ ZP कितना होता है आपका, या फिर एक काम करूँ पहले इसको सॉल्व कर लूँ। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। h1 की वैल्यू कितनी है आपकी, h बाय रूट टू। b1 की वैल्यू कितनी है, b बाय रूट टू। तो पुट कर दी h1 की वैल्यू h बाय रूट टू और b1 की वैल्यू b बाय रूट टू। b कॉमन ले लिया मैंने और कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बच जाएगा 1/√2 प्लस टू, 1/√2 प्लस वन। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे को y2 की वैल्यू मिल गई 0.155h, 0.155h। अब ZP क्या था आपका, a/2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू, a/2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू। ए क्या है आपका, टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, हाफ इंटू बी एच, हाफ इंटू बी एच। तो बी हाफ इंटू बी एच डिवाइड बाई टू, दैट विल बी 4 हो जाएगा। वाई वन की वैल्यू 0.235h और वाई टू की वैल्यू 0.155h। ये पुट कर दी मैंने, तो जेड पी आगा 0.08 बी एच स्क्वायर। नाउ एस की वैल्यू क्या होगी, जेड पी अपॉन जेड। तो जेड पी 0.098 बी एच स्क्वायर अपॉन जेड। जेड कितना, बी एच स्क्वायर बाय 24 था। एस सॉल्व कर लिया मैंने, बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर कैंसिल। नाउ एस इज इक्वल टू 2.34। इट मीन्स फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन शेप फैक्टर विल बी इक्वल टू 2.34। शेप फैक्टर कितना हो जाएगा, 2.34 के इक्वल। किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। ये ट्राइंगल के लिए शेप फैक्टर फाइंड आउट करना आ जाता है एग्जाम में। शेप फैक्टर अलग से आता है एग्जाम में, और कभी कभी स्पेसिफिकली वो ट्राइंगल के लिए बोल देता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर शेप फैक्टर फॉर अ ट्राइंगुलर सेक्शन। ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार और। अब मैं बात करूंगा लोड फैक्टर की। अभी शेप फैक्टर की बात करी, अब बात करूंगा लोड फैक्टर की। शेप फैक्टर तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब ये लोड फैक्टर भी एग्जाम में आता है, लोड फैक्टर भी देख लेते हैं। द लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कोलैप्स लोड टू द वर्किंग लोड एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू। लोड फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ कोलैप्स लोड टू द वर्किंग लोड। मतलब क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू सी कोलैप्स लोड हो जाएगा और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग लोड। तो डब्ल्यू यू क्या होगा आपका, डब्ल्यू यू अल्टीमेट लोड होता है। तो कोलैप्स लोड और अल्टीमेट लोड दोनों बराबर है, एक ही होता है। कोलैप्स लोड को ही मैं क्या बोलता हूँ, अल्टीमेट लोड। तो लोड फैक्टर की डेफिनेशन क्या बताएगा, द रेशियो ऑफ कोलैप्स लोड टू द वर्किंग लोड इज नोन एज लोड फैक्टर। तो द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो लोड फैक्टर है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लोडिंग के ऊपर, कि लोडिंग कैसी लग रही है। यूटीएल है, पॉइंट लोड है, ट्राइंगुलर लोडिंग है, कैसी लोडिंग आ रही है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। प्लस एंड कंडीशन ऑफ द सपोर्ट्स, सपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, फिक्स है, हिंज है या रोलर है, ये इस कंडीशंस के ऊपर, एंड कंडीशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। और क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, कि मेंबर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो लोड फैक्टर की वैल्यू है वो कैसे आएगी। तो लोड फैक्टर की वैल्यू तीन चीज पर डिपेंड कर रही है, टाइप ऑफ लोडिंग के ऊपर, एंड कंडीशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर के ऊपर। लेट mx is equal to maximum bending moment corresponding to working load w। तो mx क्या होगा, mx is the maximum bending moment corresponding to working load w। क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम एक्स है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू वर्किंग लोड डब्ल्यू। और एम पी क्या होगा, फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू कोलैप्स लोड। ये तो बात कर ली आपने कि एम पी क्या होता है, फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट, और किसके करस्पॉन्ड होगा, ये कोलैप्स लोड के करस्पॉन्ड होगा। तो एम एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। आपने पता है क्या, मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, लोड की प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ेगा। जैसे एम एक्स इज इक्वल टू क्या, एम एक्स इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वर्किंग लोड। तो एम एक्स क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू। एम एक्स से हो जाएगा ए डब्ल्यू। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ए लगा दिया मैंने, कांस्टेंट आ गया।
ऐसी MP is directly proportional to WC. MP is directly proportional to WC. तो MP will be equal to how much? MP will be equal to AWC. MP will be equal to AWC, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, फिर कांस्टेंट लगा दिया AWC। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो MP by MX will be equal to AWC upon AW। A से A कैंसिल, तो MP upon MX कितना हो जाएगा? WC upon W। और WC upon W क्या मेरा? Q। कोलैप्स लोड टू दी वर्किंग लोड क्या है? Q। कोलैप्स लोड टू दी वर्किंग लोड की वैल्यू कितनी है? Q। और Q क्या है? लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लास्टिक मोमेंट टू दी मैक्सिमम मोमेंट। तो Q क्या हो जाएगा आपका? MP अपॉन MX। अब MP की वैल्यू पुट कर दे तो MP क्या होता है? सिग्मा वाई इंटू ZP। MP क्या होता है? ZP के टर्म में सिग्मा वाई इंटू ZP। और मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा? स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस। M अपॉन I इज इक्वल टू F अपॉन Y से अगर कैलकुलेट करूंगा तो M कितना आ जाता है? स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस। तो ये Z क्या है आपका? सेक्शन मॉडुलस। और F मैक्स क्या है आपका? स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अब Q क्या हो जाएगा आपका? ZP अपॉन Z तो क्या हो जाएगा? S। ZP अपॉन Z क्या हो जाएगा? S। और यील्ड स्ट्रेस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इलास्टिक थ्योरी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इलास्टिक थ्योरी। तो ये लिख रहा हूँ कि सिग्मा वाई अपॉन एफ मैक्स, मतलब आपकी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो तो क्या है? यील्ड स्ट्रेस है। बट आप क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा है। कितनी दे रहा है? यील्ड स्ट्रेस से कम दे रहा है। इट मीन्स अगर 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ है, मैं 130 140 उसे दे रहा हूँ स्ट्रेस उसमें, तो वो क्या हो जाएगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है भाई। तो वही वेयर F इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन इलास्टिक मेथड और S इज इक्वल टू शेप फैक्टर। S इज इक्वल टू शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? फ्लैंज बीम के लिए, मतलब आई सेक्शन जो होता है, आई सेक्शन है वाइड फ्लैंज बीम जिसमें वाइड फ्लैंजेस होती है, तो उसके लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1.09 टू 1.23, 1.09 टू 1.23 तक इसका शेप फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी आई सेक्शन के लिए। आई सेक्शन मतलब वाइड फ्लैंज बीम हो सकती है या फिर चैनल सेक्शंस हो सकते हैं। तो 1.09 से 1.23 तक वेरी करेगी। इट मींस S will always be greater than 1। S किससे ज्यादा होगा? 1 से बराबर, 1 से ज्यादा होगा। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ये क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इलास्टिक थ्योरी में। और ये क्या है? Q लोड फैक्टर। लोड फैक्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होती है। लोड फैक्टर क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होती है प्लास्टिक डिजाइन में। लोड फैक्टर क्या होता है? प्लास्टिक थ्योरी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। तो अगर मैं ये बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में मैं कुछ शेप फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसकी? इलास्टिक थ्योरी में कुछ शेप फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो ये जो Q मिलेगा मेरे को इस F से ज्यादा ही मिलेगा। ये जो Q मिलने वाला है इस F से ज्यादा ही मिलेगा। इट मीन्स जो प्लास्टिक थ्योरी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो ज्यादा होती है इलास्टिक थ्योरी की कंपेरिजन में। प्लास्टिक थ्योरी में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो इलास्टिक थ्योरी के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ज्यादा होती है। ये अपन ने बात करी थी सबसे शुरू में जब अपन पिछले लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था आपसे कि भाई क्या ये इकोनॉमिकल है, और इसमें अगर इकोनॉमिकल है तो इकोनॉमिकल आपने फाइंड आउट भी कर दिया कि कोलैप्स लोड इज ग्रेटर देन लोड टेकन बाय मेंबर इन इलास्टिक थ्योरी। इलास्टिक थ्योरी में जो लोड ले रहा था उससे ज्यादा लोड आ रहा था कोलैप्स लोड में। ठीक है, तो इसका मतलब इकोनॉमिकल है। अब इकोनॉमिकल है तो सेफर है या नहीं है, या फिर इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ी है या कम हुई है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहाँ आपने बता दी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन, सॉरी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन प्लास्टिक थ्योरी इज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन इलास्टिक थ्योरी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपने बता दी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यहाँ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन इलास्टिक थ्योरी में जब मैं शेप फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विच इज ग्रेटर देन 1, जब आपको क्या मिल रहा है? लोड फैक्टर मिल रहा है।
The margin of safety provided is in no way less than that provided in elastic design, ये उसने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप एक बार और देख लेना इसको वीडियो को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये लोड फैक्टर और शेप फैक्टर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने आज डिस्कस करी और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।